हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं जहां पर पिछले लेक्चर में क्लास खत्म किए थे। हमने पढ़ा था गुलाम वंश के अंतर्गत शमसी वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह, क्या पढ़े हैं? नासिरुद्दीन महमूद शाह की हत्या करके बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। क्या बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना कर दी? बलबन कौन था? नासिरुद्दीन महमूद शाह का क्या था? नाइब ए मुमालिका या फिर प्रधानमंत्री था। बलबन जो है शमसी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद शाह का नाइब था, प्रधानमंत्री था, और अपने सुल्तान की हत्या करके उसने एक नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना की, जो कि गुलाम वंश के अंतर्गत ही है, जो कि गुलाम वंश के अंतर्गत ही आता है। हमने पढ़ा है क्या? गुलाम वंश के अंतर्गत तीन अलग अलग राजवंशों ने शासन किया है। गुलाम वंश के अंतर्गत तीन अलग अलग राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन से थे वो? गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। कुतुबी, शमसी और बलबनी। कुतुबी और शमसी हम समाप्त कर चुके हैं। अब स्टार्ट करने वाले हैं बलबनी वंश। अब स्टार्ट करने वाले हैं बलबनी वंश। संस्थापक कौन था? बलबन। बलबन ने ही नासिरुद्दीन महमूद शाह की हत्या करके इस नए राजवंश की स्थापना की थी। नाम क्या है? बलबनी वंश। बलबन का टाइम पीरियड है 1266 से लेकर 1286 तक। 66 से लेकर 86 तक। अब देखते हैं कि नाइब मतलब नासिरुद्दीन महमूद शाह का प्रधानमंत्री या फिर नाइब बनने से पूर्व बलबन को कौन कौन सा प्रशासनिक एक्सपीरियंस है, वो कौन कौन से पद पर रह चुका है, वह कौन कौन से पद पर रह चुका है, ये देखते हैं अपन। ध्यान देना। हमने पढ़ा है क्या? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। जब उसे सत्ता मिली तब उन्होंने 40 अमीर तुर्क सरदारों का एक टीम बनाया है, एक संगठन बनाया है, और उस टीम को हमने कहा है क्या? तुर्कान ए चहलगानी। क्या कहा था? तुर्कान ए चहलगानी। हम ये भी पढ़े हैं कि सुल्तान के सुल्तान का जो भी काम है उसमें इस तुर्कान ए चहलगानी के मेंबर्स का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है मतलब सुल्तान के कार्य को कंट्रोल में रखते हैं कौन? इस तुर्कान ए चहलगानी के मेंबर्स। और इस तुर्कान ए चहलगानी का मेंबर कौन था? बलबन था। आरंभ में इल्तुतमिश के समय बलबन जो है इस तुर्कान ए चहलगानी का मेंबर था। मतलब उसे पता है क्या कि सुल्तान को इन तुर्कान ए चहलगानी के मेंबर से कितनी प्रॉब्लम होती है या फिर इनका कितना राजनीतिक महत्व है, इस बारे में बलबन को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सुल्तान बनने से पूर्व ही, क्योंकि वह इल्तुतमिश के समय क्या है? तुर्कान ए चहलगानी का मेंबर था। उसके बाद हमने देखा क्या? जब रजिया सुल्तान शासिका बनी है, सुल्ताना बनी है, तब उन्होंने बलबन को एक महत्वपूर्ण पद दिया। पद का नाम क्या था? अमीर ए शिकार। पद का नाम क्या था? अमीर ए शिकार। बलबन अमीर ए शिकार के पद पर रहा। किनके समय में? रजिया सुल्तान के समय पर बलबन अमीर ए शिकार के पद पर रहा। फिर हमने पढ़ा क्या? नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय, नासिरुद्दीन महमूद शाह के समय बलबन क्या था? नाइब था, या नाइब ए मुमालिकत, उसी का पूरा नाम है। नाइब का फुल फॉर्म क्या है? नाइब ए मुमालिकत, यानी कि प्रधानमंत्री। बलबन को नियुक्त किया था नासिरुद्दीन महमूद शाह ने। तभी बलबन ने क्या है? अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद शाह से किया था। ठीक है। अब जब शासक बन गया, अब जब बलबन शासक बन गया है अपने सुल्तान की हत्या करके, तब उसने कौन कौन से कार्य किए? तब उसने कौन कौन से कार्य किए हैं, इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में देखते हैं। ध्यान देना। शासक बनने के पश्चात बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या बोल रहा हूं मैं? सुनिए ध्यान से। ठीक है। शासक बनने के पश्चात बलबन ने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब क्या है? एक सुल्तान को या एक राजवंश को, या फिर उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोले हैं? राजत्व का सिद्धांत। राजा है कौन, सुल्तान है कौन, उसे कैसे शासन करना चाहिए, और उनके कौन कौन से कर्तव्य है, दायित्व है, राजा को कैसा बिहेव करना चाहिए, इस बारे में उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है। इस बारे में उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राजत्व का सिद्धांत। ठीक है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत क्या है। इसके अंतर्गत उन्होंने 2 उपाधि धारण की है। राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने
दो उपाधि धारण की। कौन कौन सी है? जिल्ले इलाही और नियावत ए खुदाई। ठीक है, राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने दो उपाधि धारण किया। कौन कौन सी? जिल्ले इलाही और नियावत ए खुदाई। इसका मतलब क्या है? ईश्वर की छाया। जिल्ले इलाही का मतलब क्या है? ईश्वर की छाया। नियावत ए खुदाई का मतलब क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि। मतलब क्या है इसका? ईश्वर का प्रतिनिधि। अब ध्यान से सुनिए। कहने का चाह रहा है बलबन कि वो जो है, जो सुल्तान जो है ईश्वर के द्वारा या पैगंबर के द्वारा भेजा गया है शासन करने के लिए। पैगंबर के द्वारा भेजा गया उनका दूत है, जिसे बनाया गया क्यों? लोगों पर शासन करने के लिए। इसी कारण वह जो भी निर्णय ले रहा है, वो क्यों ले रहा है? वो पैगंबर की इच्छा से ही निर्णय ले रहा है। ठीक है, पैगंबर के द्वारा भेजा गया दूत है, यह बोल रहा है कौन? बलबन। और तभी उसने एक बात कही है क्या? कि जो भी डिसीजन सुल्तान ले रहा है उसके बारे में चर्चा करने का या उसकी आलोचना करने का अधिकार जनता एवं मंत्रियों को नहीं है। सुनिए मेरी बात, क्या बोल रहा हूं। ठीक है, हमने देखा क्या? बलबन ने अपनाया है राजत्व का सिद्धांत। इसके अंदर उसने दो उपाधि ली। कौन कौन सी? जिल्ले इलाही, इसका मतलब क्या है? ईश्वर की छाया। और एक उपाधि है क्या? नियावत ए खुदाई, इसका मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि। मतलब क्या है? बलबन बोल रहे हैं सुल्तान जो है ईश्वर के द्वारा या पैगंबर के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि है। मतलब वह जो भी कार्य कर रहा है वह आलोचना के योग्य नहीं है, क्योंकि पैगंबर स्वयं उनकी इच्छा से ही हो रहा है, उनकी इच्छा से ही सुल्तान कार्य कर रहे हैं। और इसी कारण ही उन्होंने प्रजा और मंत्रियों को अपने कार्य की आलोचना करने का अधिकार नहीं दिया है। ठीक है, प्रजा एवं मंत्रियों को अपने कार्य की आलोचना करने का अधिकार नहीं दिया। किसने? बलबन ने। क्वेश्चन पूछ चुका है कि राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने दिया था? बलबन ने दिया। किसने दिया? बलबन ने दिया था। देखते हैं अगला। जो बलबन है ईरान के शासकों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। ठीक है, खुद को भी ईरान का वंशज मानता है, ईरान के शासकों का वंशज मानता है और उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है। इसी कारण जो अपना दरबार है, अपने दरबार का डेकोरेशन ईरान के जो दरबार है उनके अकॉर्डिंग ही करेगा। ठीक है, जो अपना राज दरबार है उनका डेकोरेशन ईरान के राज दरबार के अकॉर्डिंग ही करेंगे। वो अपने आप को ईरान के शासकों का वंशज मानता था। और साथ ही साथ जो ईरान में परंपराएं हैं, ईरान के राज दरबार में जो भी परंपराएं हैं उन सबको लागू करने की कोशिश भारत में करने वाला है कौन? बलबन। इसी के अंतर्गत उसने भारत में राज दरबार में दो परंपराएं शुरू की है। ठीक है, बलबन जो है ईरान के शासकों से बहुत ज्यादा प्रभावित है और इसी कारण ईरान के राज दरबार में प्रचलित दो परंपराएं उसने भारत में स्टार्ट की है। कौन कौन से हैं? सिजदा और पायबोस। कौन कौन से हैं? सिजदा और पायबोस। सिजदा का अर्थ क्या है? झुककर सलाम करना। बादशाह को झुककर, सुल्तान को, बादशाह नहीं, बादशाह मुगल लोग धारण करेंगे। ठीक है, अभी जो लोग बने क्या बने? सुल्तान बने। सिजदा का मतलब क्या है? सुल्तान को झुककर सलाम करना। वही क्या कहलाया है? सिजदा कहलाया है। सुल्तान को झुककर सलाम करना, कहलाया, सिजदा कहलाया है। ध्यान देना, ये ईरान की परंपरा थी। कहां की परंपरा है? ईरान की परंपरा है, जिसे भारत में बलबनी वंश के संस्थापक बलबन ने स्टार्ट किया था, क्योंकि वह ईरान के शासकों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। अगली परंपरा कौन सी है? पायबोस। अगली परंपरा कौन सी है? पायबोस। इसका अर्थ है सुल्तान के पैरों को चूमना। सुल्तान के पैरों को चूमना। ये दो परंपराएं बलबन ने भारत में स्टार्ट किए। पता नहीं क्या मजा आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्टार्ट किए। इन्होंने स्टार्ट कर दिया भारत में सिजदा और पायबोस की परंपरा, क्योंकि ये ईरान के शासकों से प्रभावित है और इसी कारण ईरान में जो परंपरा है वो भारत में स्टार्ट कर चुके हैं कौन? बलबन। और साथ ही इन्होंने एक फारसी त्योहार भारत में स्टार्ट किया है। उस फारसी त्योहार का नाम क्या है? नौरोज। क्या नाम है? नौरोज। भारत में नौरोज बलबन ने ही स्टार्ट किया है। कौन सा त्योहार? एक फारसी त्योहार है जिसे बलबन ने ही भारत में स्टार्ट किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है
बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्री के दृष्टिकोण से कम 3 से 4 बार पूछ चुका है कि रक्त एवं लौ की नीति अपनाने वाला शासक कौन है? बलबन है। और मेन से भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, मेन से भी इस रक्त एवं लौ की नीति के बारे में क्वेश्चन मैं कराऊंगा कि रक्त एवं लौ की नीति है क्या। ध्यान देना, बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई, इसका मतलब क्या है? जो भी बलबन के अगेंस्ट, जो भी मंत्री, जो भी प्रजा या जो भी व्यक्ति बलबन के अगेंस्ट में जाएगा, उनके विरुद्ध में जाएगा, बलबन क्या है? उनकी हत्या करता है, उनकी हत्या करता है। और हत्या करने के पश्चात उनके पूरे परिवार को गुलाम बनाकर रखता है, उनके पूरे परिवार को गुलाम बनाकर रखता है और बहुत ही दर्दनाक तरीके से, बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनका शोषण करता है। कौन? बलबन। इसी को हम लोग क्या बोले हैं? रक्त एवं लौ की नीति, रक्त एवं लौ की नीति। ध्यान देना, बलबन के समय में बंगाल का एक सूबेदार है, बंगाल का एक सूबेदार है, नाम है क्या है? तुगरिल। नाम क्या था? तुगरिल। बलबन के समय में बंगाल का एक सूबेदार है, नाम क्या था? तुगरिल। इन्होंने बलबन के अगेंस्ट में विद्रोह किया है, बलबन के अगेंस्ट में विद्रोह किया था। ठीक है, जब बलबन को इस बात का पता चला तो बलबन बहुत नाराज हो गए हैं और उन्होंने अपनी एक सेना भेजी है तुगरिल के विद्रोह के दमन के लिए, तुगरिल के विद्रोह के दमन के लिए एक सेना भेजी है, एक सेनापति के नेतृत्व में। जब बलबन के सेनापति इनके विद्रोह के दमन के लिए गए हैं, तब तुगरिल ने सेनापति को हरा दिया है, तब तुगरिल ने बलबन के सेनापति को हरा दिया है और उनके सेनापति वापस आ गए हैं, वापस दिल्ली आ गए हैं। इस बात का पता जब बलबन को चला तो वे काफी नाराज हो गए, और उन्होंने बीच शहर में अपने सेनापति को फांसी दी है। ठीक है, उन्होंने बीच शहर में अपने सेनापति को फांसी दी कि आप असफल कैसे हो गए, आप असफल कैसे हो गए, मतलब असफल होना भी इन्हें पसंद नहीं है, असफल होना भी इन्हें पसंद नहीं है। और बाद में खुद जाएंगे विद्रोह के दमन के लिए, खुद जाएंगे विद्रोह के दमन के लिए, जहां पर तुगरिल का सिर काटकर, जहां पर पहुंचेंगे, युद्ध करेंगे और जब जीत जाएंगे तब तुगरिल का सिर काटकर उस नदी में फेंक देते हैं, नदी में फेंक देते हैं और उनके पूरे परिवार को बंदी बनाकर गुलामों की तरह उनसे व्यवहार किया था। ठीक है, मतलब क्या है? बहुत ही क्रूर शासक है कौन? बलबन। और इन्होंने अपनाई है रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी, रक्त एवं लौ की नीति बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। क्लियर है? देखते हैं अगला पॉइंट। इन्होंने एक पृथक सैन्य विभाग की स्थापना की। बलबन ने सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे पहले किसी व्यक्ति ने एक पृथक सैन्य विभाग की स्थापना की है। उस सैन्य विभाग का नाम क्या है? दीवान ए अर्ज। विभाग का नाम क्या है? दीवान ए अर्ज। द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है प्री के दृष्टिकोण से कि पृथक सैन्य विभाग की स्थापना करने वाला शासक कौन है? बलबन है। कौन है? बलबन। इन्होंने एक पृथक सैन्य विभाग की स्थापना की है। विभाग का नाम क्या है? दीवान ए अर्ज। क्या नाम है? दीवान ए अर्ज। ठीक है, इनके दरबार में 2 दरबारी कवि हैं। बलबन के दरबार में 2 दरबारी कवि हैं। नाम क्या है? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। क्या नाम है? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन। अमीर खुसरो ने अपना करियर लगभग यहीं स्टार्ट किया था, यहीं से स्टार्ट किया था अमीर खुसरो ने अपना करियर। ठीक है, और लगभग 7 सुल्तानों के दरबार में रहे हैं। अमीर खुसरो 7 सुल्तानों के दरबार में रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने अपना करियर, कवि का करियर, दरबारी कवि करियर इनके समय में ही स्टार्ट किया था। अमीर खुसरो और अमीर हसन क्या है? इनके दरबारी कवि हैं। ठीक है, ये हुआ बलबन के बारे में, ये हुआ बलबन के बारे में। अब देखते हैं, अच्छा नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, देखते हैं बलबन के बाद क्या हुआ। बलबन के बाद इस वंश का क्या हुआ? कुछ समय पश्चात बलबन की मृत्यु हो जाएगी, कुछ समय पश्चात बलबन की मृत्यु हो जाएगी और बलबन के बाद उनका एक पुत्र है।
बलबन के बाद उनका एक पुत्र है, बलबन के बाद उनका एक पुत्र, नाम क्या है, बुगरा खां। क्या नाम है, बुगरा खां। हमने अभी देखा है क्या कि बलबन के समय में बंगाल के सूबेदार तुगरिल ने विद्रोह किया था। बंगाल के सूबेदार तुगरिल ने विद्रोह किया था और बाद में बलबन ने तुगरिल की हत्या कर दी। बाद में बलबन ने तुगरिल की हत्या कर दी है और हत्या करने के पश्चात बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को भेजा है। कहां पर, बंगाल भेजा है। कहां भेजा है, बंगाल में, कि आज से बंगाल की जवाबदारी आपकी है। अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल भेजा कि बंगाल की जवाबदारी आज से आपकी है। बलबन की मृत्यु के बाद जब राज परिवार ने बुगरा खां को आमंत्रण भेजा कि आइए अब आपको शासक बनना है, बलबन की मृत्यु हो गई है, तब इनको आमंत्रित किया गया कि आप बंगाल से वापस दिल्ली आइए, अब आपको सुल्तान बनना है। लेकिन बुगरा खां ने मना कर दिया है क्या, कि मुझे शासक नहीं बनना है, मैं बंगाल की जिम्मेदारी से संतुष्ट हूं, यह बोलकर बुगरा खां ने शासक बनने से मना कर दिया। तब बलबन का पौत्र नाम क्या है, कैकुबाद। क्या नाम है, कैकुबाद अब अगला शासक बनेगा। ठीक है, बलबन की मृत्यु के बाद बनना चाहिए था कि इनको, बुगरा खां को शासक बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इन्होंने मना कर दिया है, इसी कारण बलबन का पौत्र कैकुबाद शासक बना है, जिन्होंने कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है। और कैकुबाद की मृत्यु के बाद क्यूमर्स नाम का शासक, क्यूमर्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं लोग कैमुअर्स, कुछ बुक में लिखा है कैमुअर्स लिखा है, कैमुअर्स या क्यूमर्स, ये शासक बने हैं। ठीक है, पहले कौन बना, बलबन। बनना चाहिए था किनको, बुगरा खां को, लेकिन बने कौन है, कैकुबाद बने हैं। और उनके बाद कौन बना है, क्यूमर्स बना है। और इस क्यूमर्स के एक मंत्री है, नाम क्या है, जलालुद्दीन खिलजी। नाम क्या है इनके मंत्री का, जलालुद्दीन खिलजी। इनके मंत्री का नाम क्या है, जलालुद्दीन खिलजी। बाद में जब जलालुद्दीन खिलजी ये पाएंगे कि क्यूमर्स कैसा है, अयोग्य है, ये जानकर उनके मंत्री जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर दी है और अब एक नए राजवंश की स्थापना हुई है। और अब दिल्ली में एक नए राजवंश की स्थापना हुई है। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है, खिलजी वंश। कौन सा वंश आएगा, खिलजी वंश। जलालुद्दीन खिलजी ने बलबनी वंश के या गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके एक नए राजवंश की स्थापना कर दी। कौन सा वंश है, खिलजी वंश है। कौन सा वंश है, खिलजी वंश की स्थापना कर दी है। ठीक है, हमने पढ़ाएगा 5 अलग अलग राजवंशों के बारे में, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद, और लास्ट में आता है लोधी वंश। मतलब क्या है, अब आपका गुलाम वंश खत्म होता है, गुलाम वंश आपका खत्म होता है, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सुल्तान क्यूमर्स की हत्या कर दी है और एक नए राजवंश की स्थापना की है। वंश का नाम क्या है, खिलजी वंश। वंश का नाम क्या है, खिलजी वंश। ठीक है, देख लीजिए आप इसको स्टार्ट करेंगे अपन। अभी मेंस में गुलाम वंश के बारे में क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और उसे मेंस में कैसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से क्या, खिलजी वंश। खिलजी वंश अपन कल से स्टार्ट करेंगे। अभी देखते हैं मेंस में आंसर लिखना कैसे है। ठीक है, थैंक यू क्लास।